हेलो स्टूडेंट्स, एसबीएन ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर जीएल शर्मा और आज बात कर रहे हैं हम कृषि के बारे में। कृषि ज्योग्राफी के अंदर एक महत्वपूर्ण पार्ट है और विश्व के अंदर अनेक प्रकार की कृषि पद्धतियां हैं वह प्रचलन में हैं। पिछले वीडियो में भी हमने बातचीत की थी कृषि के बारे में और कृषि के बारे में अध्ययन किया था। कृषि की परिभाषा, उसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की जाती हैं और किस प्रकार की कृषि पद्धतियाँ वर्तमान में प्रचलन के अंदर हैं, तो इन चीज़ों के बारे में बातचीत की थी। साथ में बातचीत की थी आदिम निर्वहन कृषि। आदिम निर्वहन कृषि जिसको स्थानांतरणशील कृषि के नाम से भी जाना जाता है। जंगली जनजातियाँ जंगलों को जलाकर राख करके और कृषि कार्य करती हैं, तो उसके बाद में 1-2 वर्ष तक कृषि कार्य करते हैं। उसके बाद उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर उसी तरीके से जंगल जलाकर राख करके और बाद में पुराने साधनों की वजह से कृषि करते हैं। यह सबसे पुराना तरीका है, कृषि का सबसे पुराना तरीका है। खाद, बीज, सिंचाई का उपयोग ये बहुत कम मात्रा में किए जाते हैं। बीज परंपरागत साधनों का उपयोग करते हैं, पुराने बीजों का उपयोग करते हैं, जिसके कारण उत्पादन कम होता है। सिंचाई का उपयोग कम करने से या फिर खाद कम देने से वास्तविक उत्पादन कम होता है। ये केवल भरण पोषण के लिए की जाने वाली कृषि है। वर्ल्ड के अनेक भागों के अंदर स्थानांतरणशील कृषि की जाती है। जैसे श्रीलंका में इसको चेना कृषि कहते हैं। इंडोनेशिया में इसको लेदांग कृषि के नाम से जाना जाता है। मध्य अमेरिका में इसको मिल्पा कृषि कहते हैं, मिल्पा कृषि कहा जाता है मध्य अमेरिका में। यहाँ पर सूडान में इसको नगासू कहते हैं, नगासू कहा जाता है सूडान के अंदर। यहाँ पर वियतनाम देश है, यहाँ पर इसको रे कृषि कहा जाता है। भारत में भी अनेक भागों में इसके नाम हैं। भारत में स्थानांतरणशील कृषि के नाम से इसे जाना जाता है। पूर्वोत्तर भाग जहाँ पर असम के भाग हैं, असम, मेघालय, नागालैंड, इन भागों में इसको झूमिंग कृषि कहते हैं। हिमाचल प्रदेश में इसे खील कृषि कहते हैं। राजस्थान में इसको वालरा कृषि के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में इसको बेवर कृषि कहते हैं। आंध्र प्रदेश में इसे पोदू कृषि कहते हैं। पश्चिमी घाट पर इसके कुमारी के नाम से जाना जाता है। ऐसे कई सारे इनके उपनाम देखने को मिलते हैं। इसी संदर्भ में यहाँ तक अपनी बातें कंप्लीट हो चुकी थी। आज है अपन नया रूप है वह इसका कृषि का देखते हैं, जिसको स्थायी कृषि के नाम से जाना जाता है। स्थायी कृषि यह भी पुरानी कृषि है, पुरानी कृषि का ही एक रूप है। स्थानांतरणशील कृषि के अंदर कृषि के क्षेत्रों में जनसंख्या बढ़ने लगी तो रोज ही जंगल जलाने के लिए जंगल शेष नहीं रहते। भूमि कम होने लगी, जनसंख्या ज़्यादा होने लगी, तो लोग है वह स्थायी रूप से एक ही खेत के ऊपर रह करके, जैसे एक खेत का चुनाव कर लिया, 8-10 बीघा का खेत का है वह चयन कर लिया, यहीं पर एक झोपड़ी है वह बांध ली और उसके बाद में उस खेत की देखरेख निगरानी करने लग गई, खेत के अंदर ही रहने लग गई, तो यह स्थायी कृषि है वह कहने लगी। इसमें स्थान बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। 8-10 बीघा का एक छोटा खेत है वह लेकर के और किसान वहीं पर है वह कृषि करते हैं, वहीं पर अपने पशु पाल लेते हैं, जैसे गाय, भैंस है वह, बकरियां हैं वो है वह इसके साथ में पालन कर लेते हैं और साथ में ये लोग है वह कृषि करते हैं। लेकिन कृषि करने का वही पुराना तरीका, ऊँट या बैल की सहायता से ये लोग है वह कृषि कार्य करना शुरू कर देते हैं। साथ में थोड़ी बहुत है वह गोबर की खाद और सिंचाई के साधनों का भी उपयोग कर लेते हैं, जिसकी वजह से उत्पादन है वह सामान्य से, हालांकि स्थानांतरणशील कृषि से थोड़ा ज़्यादा होता है लेकिन फिर भी उत्पादन कम होता है। यह भी एक जीवन निर्वाह कृषि है, केवल अपना पेट भरने के उद्देश्य से है वह कृषि की जाती है, लाभ कमाने के उद्देश्य से यह कृषि है वह नहीं की जाती। इस तरह से ये स्थायी कृषि के नाम से जानी जाती है। ये भी वर्ल्ड भर में है वह पिछड़े हुए देशों में ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। भारत है, चीन है, या फिर नेपाल, भूटान है, बांग्लादेश है, कांगो है, इस प्रकार से जो
अल्प विकसित और विकासशील देश है उन भागों के अंदर इस कृषि का रूप है वह देखने को मिलता है। इसको स्थायी कृषि के नाम से जाना जाता है। कृषि का एक महत्वपूर्ण स्वरूप है वह सामने आता है। नेक्स्ट रूप अपन देखते हैं गहन निर्वहन कृषि। गहन निर्वहन कृषि, निर्वहन कृषि सामान्यतः यह विकासशील देशों के अंदर अधिक की जाती है। भारत है, चीन है, मिस्र है, दक्षिण अफ्रीका है, ब्राज़ील है, ऐसे विकासशील देश हैं। इन विकासशील देशों में ज़्यादातर गहन निर्वहन कृषि का स्वरूप देखने को मिलता है। इस कृषि की मुख्य बातों के अंदर ये होता है गहन मतलब सघन, सघन, सघन का मतलब होता है जहाँ पर कोई भी खेत खाली नहीं छोड़ा जाता, लगभग सभी जगह पर है वह कृषि कार्य होता है। इस कारण से इसको गहन कृषि के नाम से पुकारा जाता है। निर्वहन, निर्वहन का मतलब पेट भरने के लिए यह कृषि की जाती है, केवल भरण पोषण करने के लिए कृषि कार्य किया जाता है, लाभ कमाने के उद्देश्य से कृषि नहीं की जाती। इस कारण से इसको निर्वहन कृषि कहते हैं। अब बात करते हैं इनकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं। मुख्य विशेषताओं के अंदर फर्स्ट रूप, यहाँ भूमि कम होती है, भूमि कम, जनसंख्या अधिक होती है, वह जनसंख्या अधिक होती है, यानी कि यह घनी जनसंख्या वाले भागों के अंदर की जाती है। चीन, भारत है वह घनी जनसंख्या वाले भाग हैं। चीन के अंदर, भारत में, यहाँ पर है वह सघन जनसंख्या है। वर्ल्ड की लगभग 39% जनसंख्या इन्हीं दो देशों के अंदर रहती है। पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, इंडोनेशिया है। इन घनी जनसंख्या वाले भागों में खेत छोटे छोटे होते हैं, जनसंख्या सघन रूप से होती है। परिणामतः यहाँ पर कोई भी खेत है वह खाली नहीं छोड़ा जाता है। इस तरह से है वह गहन कृषि की जाती है। गरीब लोग हैं, इस वजह से आधुनिक मॉडर्न साधनों का उपयोग कम करते हैं, तो इस वजह से इसको है वह निर्वहन कृषि के नाम से पुकारा जाता है। तो यहाँ भूमि कम होती है, जनसंख्या अधिक होती है, खेत छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे खेत पाए जाते हैं। दूसरा रूप देखने का मिलता है, ये परंपरागत साधनों का ही उपयोग करते हैं, परंपरागत साधनों का उपयोग करते हैं। परंपरागत साधनों जिस तरह से मशीनरी का है वह परंपरागत यूज करेंगे, पुराने हल की सहायता से, बैल या ऊंट आदि की सहायता से है वह खेत जोत करके और बाद में कृषि कार्य करते हैं। कृषि के अंदर बीज भी खेड़ते हैं। कई बार ये लोग जिस तरह से फावड़ा होता है तो फावड़े से ज़मीन की खुदाई कर देते हैं और खुदाई करने के बाद में उसमें बीज छिटक देते हैं, तो कुछ समय बाद है वह अनाज है वह उग जाता है। तो इस तरह से ये कृषि क्रियाएँ करते हैं। इनके जो काम करने के जो साधन हैं वह परंपरागत साधनों का उपयोग करते हैं। फावड़ा, खुरपी, कुदाल या फिर हल, इनकी सहायता से ये लोग कृषि कार्य करते हैं। थर्ड रूप, मशीनों का उपयोग कम किया जाता है, मशीनों का उपयोग कम किया जाता है। हालांकि मशीनों का उपयोग जैसे ट्रैक्टर है, थ्रेसर है, हार्वेस्टर्स है, इन मशीनों का उपयोग कम किया जाता है। लेकिन चीन, भारत जैसे अग्रणी विकासशील देशों में भी ये अग्रणी देश हैं, तो इन देशों के अंदर आजकल ट्रैक्टर वगैरह इन मशीनों का उपयोग बढ़ा है, इस उपयोग में वृद्धि हुई है। लेकिन फिर भी ग्रामीण भागों में आज भी है वह बैल या ऊंट की सहायता से ही अधिकांशतः है वह खेतों का जोता जाना है, तो खेतों की है वह जुताई होती है। तकनीकी का उपयोग, तकनीकी का उपयोग पहले ही इसमें कम किया जाता है, तकनीकी का कम उपयोग होता है। लेकिन आजकल मॉडर्न टाइम के अंदर अब आधुनिक समय में ये तकनीकी का भी थोड़ा बहुत है वह उपयोग करने लगे हैं। बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं होता, थोड़ा बहुत है वह उपयोग किया जाता है। तो ऐसे तकनीकी साधनों का भी उपयोग करते हैं।
छोटी मशीनों कटाई, निराई, गुड़ाई करने की है वह छोटी मशीनों का उपयोग किया जाता है, या फिर है ये लोग यूरिया खाद वगैरह का उपयोग करते हैं, रासायनिक खादों का उपयोग भी है कर लेते हैं। मुख्यतः जिस तरह से नाइट्रेट खाद होती है, यूरिया की खाद होती है, अमोनियम सल्फेट है, ये ज़्यादातर ये लोग काम में लेते हैं। ये परंपरागत बीजों का उपयोग करते हैं, परंपरागत बीजों का, पुराने बीजों का उपयोग करते हैं। पुराने बीजों का उपयोग देखने को इनमें ज़्यादातर मिल जाता है। उन्नत बीजों का उपयोग बहुत कम मात्रा में किया जाता है। इन भागों के अंदर जो धनी लोग होते हैं वो तो है वह संकर बीजों को है वह खरीद करके, उन्नत बीजों को खरीद करके और उसका उपयोग कर लेते हैं, लेकिन ग्रामीण निर्धन लोग होते हैं वो आज भी जिस तरह से अनाज होता है तो उसके अंदर मोटा अनाज छटनी करके और बाद में है वह उसका उपयोग करते हैं। तो ये परंपरागत बीजों का इनके अंदर उपयोग किया जाता है। खाद के रूप में ज़्यादातर गोबर की खाद का अधिकांशतः उपयोग करते हैं। जैविक खादों का उपयोग अधिक किया जाता है और जैविक खादों में भी मुख्यतः गोबर की खाद का उपयोग अधिक करते हैं। आजकल जैसे जैसे साक्षरता एजुकेशन बढ़ी है वैसे वैसे रासायनिक खादों का उपयोग भी इस क्षेत्र के अंदर वृद्धि हुई है, ज़्यादा उपयोग करने लगे हैं। नेक्स्ट रूप देखें तो इनमें उत्पादन कम होता है, उत्पादन कम होता है क्योंकि पुरानी विधियों का उपयोग करते हैं, इस कारण से उत्पादन कम होता है। और कम होने के कारण यह केवल जीवन निर्वहन व्यवसाय है। जीवन निर्वहन केवल अपना पेट भरने के उद्देश्य से ही ये कृषि की जाती है, लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं की जाती। खेत छोटे होते हैं लेकिन उसमें उत्पादन कम होता है, और उत्पादन कम होता है लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादकता ज़्यादा मिलेगी। प्रति हेक्टेयर उत्पादकता का मतलब है खेत छोटा होने से उसी खेत पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, तो वो अच्छी तरह से खाद वगैरह देना है या सिंचाई पर ज़्यादा ध्यान देते हैं तो थोड़ा बहुत उत्पादन अधिक होता है। यानी कि प्रति हेक्टेयर उत्पादकता थोड़ी अधिक मिलती है, लेकिन वास्तविक जो टोटल उत्पादन होता है वह कम मात्रा में होता है। एक इसकी खास विशेषता होती है, इसमें पुनर्चक्रण देखने को मिलता है। इस पद्धति के अंदर पुनर्चक्रण पाया जाता है फसलों के अंदर। इस विधि में पुनर्चक्रण एक खास विशेषता है। पुनर्चक्रण का अर्थ होता है जिस तरह से फसलों का है वह चक्रण है वह शामिल है, फसल चक्रण अपनाया जाता है। एक साल के बाद में, एक साल में एक कृषि करने के बाद में दोबारा उसी खेत पर उसी फसल की बुआई नहीं करते। जिस तरह से एक बार है वह बाजरा की बुआई कर दी तो उसके बाद में इस पर गुआर या मूंग मोट है वह दलहन फसलों की बुआई करते हैं, जिससे दलहन फसलों में जो जड़ें होती हैं उनमें नाइट्रेट पाया जाता है, नाइट्रेट की गांठें होती हैं, उर्वरक होता है, और यह है वह दोबारा से भूमि को, सोइल को है वह फर्टिलाइज़र करता है, दोबारा से है वह उपजाऊ बना देता है। तो इस विधि के अंदर पुनः चक्रण को अपनाया जाता है, जिसको फसल चक्रण भी कहा जाता है, फसल चक्रण भी कहते हैं। नेक्स्ट रूप है वह इसमें पाया जाता है जिसमें उत्पादन है वह कम होता है और ज़्यादातर जीवन निर्वहन व्यवसाय के रूप में अपनाई जाती है। यह मानसून एशिया के अंदर अधिक की जाती है, मानसून एशिया में अधिक पाई जाती है, जैसे भारत है, पाकिस्तान है, चीन है, बांग्लादेश है। जिन भागों में मानसूनी वर्षा होती है उन भागों में घनी जनसंख्या पाई जाती है, उन भागों में यह कृषि की जाती है। मुख्यतः इस कृषि के दो रूप होते हैं, जिसको कहा जाता है चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि, चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि, और एक होती है वह गेहूं प्रधान गहन निर्वहन कृषि, गहन निर्वहन कृषि। चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि वे भाग जिन भागों के अंदर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ मुख्य फसल के रूप में चावल उगाया जाता है, और चावल का अधिकाधिक उत्पादन होता है। लगभग 70% से अधिक है वह चावल की कृषि की जाती है,
और शेष 30% में अन्य फसलों का उत्पादन होता है। तो इस वजह से उसको चावल प्रधान गहन कृषि के नाम से जाना जाता है। जैसे गंगा नदी का मैदान पश्चिम बंगाल है, बिहार है, पूर्वी उत्तर प्रदेश है, चीन के अंदर हवांगो और यांगटी शिक्यांग नदियों के मैदानी भाग हैं, पाकिस्तान में गंगा उसका सिंधु नदी का डेल्टा है। तो इन नदियों के डेल्टाई भागों के अंदर ज़्यादातर चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि की जाती है। इनमें मुख्य फसल चावल होती है। जिन भागों में 100 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, उन भागों के अंदर मुख्य फसल चावल को छोड़कर अन्य कोई फसल होती है। इसमें गेहूं प्रधान निर्वहन कृषि होती है। अधिकांश गेहूं का उत्पादन होता है, शेष में अन्य फसलें हैं वह बुआई की जाती है। लेकिन इसमें भी कुछ अगर मान लीजिए 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है तो वहाँ मुख्य फसल है वह गेहूं न हो करके फिर बाजरा होती है। बाजरा मुख्य फसल होती है। एक बार बोर्ड के अंदर है वह प्रश्न भी हुआ था यहाँ से कि यदि मान लीजिए दक्षिण पूर्वी एशिया में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, यदि यह 200 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर हो जाए तो है वह जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कृषि प्रारूपों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मुख्यतः ये दक्षिण पूर्वी एशिया और इस भाग में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है तो यहाँ पर मुख्य फसल है वह चावल प्रधान गहन कृषि की जाती है। मुख्य फसल चावल होती है। लेकिन यदि यह मान लीजिए 40 सेंटीमीटर हो जाए तो यहाँ के किसान है वह चावल बुआई नहीं करेंगे। यहाँ पर है वह चावल के अलावा दूसरी फसलें होंगी, जैसे मोटा अनाज, बाजरा है, गंवार है, मूंग मोट है, मूंगफली है, दलहन है, इस तरह की जो फसलें हैं वो है वह वहाँ पर अधिक उत्पादन की जाएंगी। तो इस तरह से है वह कृषि प्रारूप पर बारिश का है वह प्रभाव पड़ता है, वर्षा का प्रभाव पड़ता है और वर्षा के आधार पर अलग अलग प्रकार की कृषि की जाती है। एक कृषि का स्वरूप रोपण कृषि, रोपण कृषि। इसका दूसरा नाम है वह है बागाती कृषि, बागाती कृषि। जैसे नाम से ही स्पष्ट है, रोपण कृषि या बागाती कृषि अर्थात बड़े बड़े बागानों में की जाने वाली कृषि को बागाती कृषि के नाम से जानी जाती है। यह मुख्यतः दक्षिण पूर्वी एशिया की है वह फसलें हैं जिसके अंदर दक्षिण पूर्वी एशिया के जो देश हैं, चीन है, भारत है, पाकिस्तान है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, इन भागों में यह बागाती कृषि ज़्यादा डेवलपमेंट हुई। बागाती कृषि का अगर हम इतिहास देखें तो इस कृषि की शुरुआत है वह अंग्रेज़ों ने की थी, यूरोपीय लोगों ने की थी। यूरोपीय लोग, अंग्रेज़ लोग थे, फ्रांसीसी थे, जब है वह भारत जैसे देशों के अंदर है उन्होंने अधिकार किया तो उसके बाद में इस कृषि का डेवलपमेंट हुआ। तो सबसे पहले रूप यूरोपीय देशों ने इसका विकास किया और इसका विकास किया अपने उपनिवेश देशों में, जहाँ जहाँ पर इनके उपनिवेश थे। भारत में उनका उपनिवेश था, इस कारण से भारत में बागान लगाए। थाईलैंड में उनके उपनिवेश थे, इस कारण से थाईलैंड में उन्होंने अपने बागान लगाए, वहाँ पर है वह विकास किया। तो ये इस कृषि का विकास यूरोपियन देशों में किया। कहाँ किया? अपने उपनिवेश देशों के अंदर इसका विकास किया। उन्होंने बड़े बड़े बागान लगाए और ये बागान अलग अलग भागों में अलग अलग डेवलपमेंट हुए। यह देशों के हिसाब से है वह अलग अलग बागानों के रूप में है वह डेवलपमेंट हुई। जैसे भारत में, असम में चाय का उत्पादन, चाय के बागान लगाए। ऐसे ही केरल और फिलीपींस के अंदर नारियल के बागान लगे। तमिलनाडु है, गन्ने के बागान लगाए गए। तमिलनाडु और इंडोनेशिया है तो यहाँ पर गन्ने के बागान लगाए गए। मलेशिया में रबर के बागान लगाए गए। कर्नाटक में कॉफ़ी के बागान लगाए। ब्राज़ील के अंदर कॉफ़ी के बागान लगाए। घाना के अंदर कोको के बागान लगाए। कोको कोला जिससे बनती है, कोको प्रोडक्शन के है वह बागान है वह स्थापित किए। तो ऐसे बड़े बड़े बागानों के अंदर कृषि की जाने लगी जिसको बागाती कृषि के नाम से डेवलपमेंट हुई।
इस कृषि की खास विशेषता थी, यहाँ पर भूमि अधिक होती है, भूमि अधिक होती है और जनसंख्या भी अधिक होती है। भूमि व जनसंख्या दोनों अधिक होती हैं, अधिक मात्रा में होती है। कहने का मतलब बड़े बड़े बागान होते हैं और उसमें अधिक जनसंख्या की इनको आवश्यकता होती है। बागान के अंदर उन्नत बीज बुआई करने में, फिर उन बीजों को फर्टिलाइजर्स देने में, खाद देने में, उनके अंदर दवाइयाँ हैं वे छिड़कने में, उसके बाद में भी उत्पादन हो जाता है तो उस उत्पादन को तोड़ करके लाना है, उसकी पैकिंग करना है, फिर उसको निर्यात करना है। इसमें बहुत सारे श्रमिकों की आवश्यकता होती है और श्रमिक भी कौन से, कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इसमें कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। अगर श्रमिक अकुशल हैं तो इस कृषि में भारी नुकसान है वह हो सकता है। सेब होती है तो सेब ठंडे प्रदेशों में होती है। अब सेब का उत्पादन करके और मार्केट तक पहुंचाना है, ये सामान्यतः तोड़ करके है वह इकट्ठी करके और डाल देते हैं। आपको यह देखना होगा कि एक सेब दूसरी सेब के टच नहीं होनी चाहिए। अगर टच हो जाती हैं तो वो खराब हो जाती हैं, रास्ते में ही खराब हो जाती हैं। इसका मतलब ये है कि वह मार्केट तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए उसको अधिक तकनीकी की आवश्यकता होती है, उसको तकनीकी ढंग से उसको पैकिंग की आवश्यकता होती है, जिससे मार्केट में एज इट इज वो पहुंचाई जा सके। अपने यहाँ पर है वह लोकल श्रमिकों के द्वारा है वह कई बार परिवहन किया जाता है, उससे कई बार भारी नुकसान है वह वहन करना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही दाग हो जाते हैं या डिफेक्टिव हो जाती है तो उस सेब को मार्केट के अंदर कोई नहीं खरीदता। अपने यहाँ पर है वह अमेरिका से, कैलिफोर्निया से भी सेब आती हैं, लेकिन वो है वह इस तरह से पैकिंग की हुई होती हैं कि वो जिस तरह से पैक करते हैं उसी तरीके से है वह वहाँ पर यहाँ पर आसानी से मिल जाती हैं। परिणामतः उनके है वह मूल्य, बाज़ार मूल्य है वह बहुत ज़्यादा ऊंचे मूल्यों पर है वह बेची जाती हैं। तो इस तरह से इस कृषि में है वह कुशल श्रमिकों की अधिक आवश्यकता होती है, दक्ष श्रमिकों की आवश्यकता होती है। दक्ष श्रमिक इसके लिए मस्ट आवश्यकता है। यूरोप के लोगों ने अपने देशों के अंदर कभी बागान नहीं लगाई। क्यों? यूरोप के अंदर जनसंख्या तो अधिक है लेकिन इसमें श्रमिक बहुत कम है। वहाँ पर बड़े इंजीनियर या उद्योगपति बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलेंगे, लेकिन छोटे श्रमिक है वह उन देशों के अंदर नहीं पाए जाते। इस कारण से उन्होंने विकासशील देशों में जिनके ऊपर उनका अधिकार था उन देशों के अंदर है वह बागायती कृषि का डेवलपमेंट कराया। तो इस कृषि में कुशल श्रमिकों का अधिक उपयोग होता है। पूंजी ज़्यादा चाहिए, जब कुशल श्रमिक होंगे तो पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है। इसके साथ में तकनीकी की अधिक आवश्यकता होती है, मशीनों की ज़्यादा आवश्यकता होती है इसमें, और इसके बाद में भी है वह मशीनों की अधिक आवश्यकता होती है। वैज्ञानिक पद्धतियों की अधिक आवश्यकता होती है। वैज्ञानिक पद्धतियाँ, विधियाँ, उनका उपयोग अधिक किया जाता है, क्योंकि उन्नत बीजों का अधिक उपयोग करते हैं, तकनीकी का अधिक उपयोग करते हैं, मशीनों का अधिक उपयोग करते हैं। इस कारण से पूंजी भी अधिक आवश्यकता होती है। इसके लिए अलग से प्रबंधन की आवश्यकता होती है। इस कृषि में उत्पादन अत्यधिक मात्रा में होता है और इसका उद्देश्य केवल लाभ कमाना होता है। ये मॉडर्न कृषि है, इसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करना है, विदेशों में निर्यात करना है और उसके द्वारा है वह लाभ कमाना इसका उद्देश्य होता है। तो ऐसे ही यह बागायती कृषि या रोपण कृषि फेमस है। एक कृषि का रूप जिसमें कहा जाता है विस्तृत कृषि। विस्तृत कृषि, इसको विस्तृत अनाज कृषि के नाम से भी जाना जाता है। अनाज कृषि भी कहते हैं, विस्तृत अनाज कृषि भी कहा जाता है। ये कृषि विकसित देशों के अंदर की जाती है। विस्तृत का मतलब बड़े क्षेत्र में की जाने वाली कृषि। अनाज कृषि, अनाजों का उत्पादन होता है, इस कारण से इसको अनाज कृषि कहते हैं। कुछ किताबों में इसका वाणिज्यिक अनाज कृषि भी मिलता है, क्योंकि यह लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है। इस कारण से है इसका नाम वाणिज्यिक अनाज उत्पादन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। यह कृषि मुख्य रूप से है वह शीतोष्ण घास के मैदानों में की जाती है।
शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, घास मैदान, और ये है वह लगभग सभी महाद्वीपों में पाए जाते हैं। यहाँ पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, यहाँ पर प्रेरीज घास के मैदान पाए जाते हैं, प्रेरीज घास के मैदान हैं। तो इन मैदानी भागों के अंदर यह कृषि की जाती है। दक्षिण अमेरिका में पंपाज घास के मैदान हैं, अर्जेंटीना में पंपाज घास के मैदान, तो इन पंपाज घास के मैदानों में ये कृषि होती है। दक्षिण अफ्रीका है, यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड्स घास के मैदान है, वेल्ड्स घास के मैदान, तो इन घास के मैदानों में ये कृषि की जाती है। ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास के मैदान है, डाउन्स घास के मैदान, इनमें यह कृषि की जाती है। मध्य यूरोप और एशिया के अंदर स्टेपीज घास के मैदान है, स्टेपी घास के मैदान, ये छोटी घासों के मैदान हैं। आजकल है वह मानव ने इस घास प्रदेश को लगभग साफ कर दिया और बड़े बड़े खेत बना दिए, और यहाँ पर है वह मॉडर्न कृषि के रूप में यह कृषि की जाती है। इसकी खास विशेषताएं, इसमें भूमि अधिक होती है, भूमि अधिक लेकिन जनसंख्या कम होती है, जनसंख्या कम होती है, जनसंख्या कम होती है। ये प्रेरीज घास के मैदान है। यहाँ पर अमेरिका की केवल 10% किसान जनसंख्या है, 90% लोग तो शहरों में रहते हैं, वो ज़्यादातर औद्योगिक कार्य है वह करते हैं, और 10% जनसंख्या यहाँ गाँवों के अंदर रहती है। गाँव के अंदर एक एक किसान के पास बड़े बड़े खेत है वह पाए जाते हैं। मुख्यतः जो खेत का आकार बड़ा होता है, और ये आकार होता है लगभग 250 हेक्टेयर से लेकर के और लगभग 1600 हेक्टेयर तक का खेत पाया जाता है। 1 हेक्टेयर में 4.5 बीघा होती है, यानी कि खेत हैं वह औसतन लगभग 10,000 बीघा से अधिक बड़े होते हैं। इतने विशाल खेतों के अंदर है वह ये लोग कृषि कार्य करते हैं। अमेरिका में खेत को है वह एक फार्म स्टेड के नाम से पुकारा जाता है, फार्म स्टेड, कृषि गृह के नाम से पुकारा जाता है, फार्म स्टेड, जिसमें खेत के बीच में खेत के मालिक का घर होता है, और इसमें केवल खेत के मालिक का ही नहीं, वहाँ पर उसके जो भी नौकर रहते हैं या फिर इंजीनियर रहते हैं। इंजीनियर ऐसे होते हैं जो टेक्निकल होते हैं, यानी कि जो ट्रैक्टर भी आसानी से चला सकते हैं और हवाई जहाज़ को भी उड़ा लेते हैं। छोटी मोटी है वह सुधारात्मक स्वरूप भी अपना लेते हैं, छोटी मोटी मशीनों का उपयोग भी आसानी से कर लेते हैं। तो ऐसे श्रमिक पाए जाते हैं, ऐसे उनके नौकर वगैरह होते हैं, वो भी है वह खेत में ही उसी मकान के अंदर रहते हैं। इनको फार्म स्टेड या कृषि गृहों के नाम से जाना जाता है। ऐसे भागों के अंदर कृषि की जाती है। तो खेत विशालकाय होते हैं, इसको विस्तृत कृषि के नाम से जाना जाता है। इनमें फसलों में विशिष्टता होती है, फसल विशिष्टता, अर्थात ये लोग एक ही प्रकार की फसल की बुवाई करते हैं। अगर गेहूं का खेत आ गया तो लगभग 200-250 किलोमीटर की रेंज में 200-250 किलोमीटर तक केवल एक ही प्रकार के खेत देखने को मिलेंगे, केवल गेहूं के खेत ही मिलेंगे। फिर कभी कपास के स्टार्ट हो गए तो कपास ही देखने को मिलेगा, दूसरी फसलें नहीं होंगी। इसको बोलते हैं फसल विशिष्टता देखने को पाई जाती है। इनमें केवल एक ही प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। अमेरिका में बड़ी बड़ी पेटियां मिलती हैं, जैसे कपास पेटी है, मक्का पेटी है, गेहूं पेटी है। ये 200-250 किलोमीटर लंबी पेटियां हैं, जिनके अंदर केवल एक ही फसल गेहूं ही मिलेगी या फिर केवल कपास मिलेगी, दूसरी फसल नहीं मिलेगी। इससे क्या होता है, इसको सरकार को भी है वे सुविधा होती है। जिस तरह से सपोज कीजिए कि ऐसे भागों में बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया, तो कभी है वह खेत के ऊपर बादल दिखाई देती है, सरकार है वह उसके ऊपर से एरोप्लेन उड़ा देती है। तो सिल्वर आयोडाइड का घोल है वह भर करके उसके ऊपर से जेट विमान है वह उड़ा देते हैं, जिसकी वजह से सिल्वर आयोडाइड की गिरने से बादल का पानी है वह सारा पानी में कन्वर्ट हो जाता है और बारिश के रूप में
धरती पर गिर जाता है। इसको कृत्रिम वर्षा कहते हैं। कृत्रिम वर्षा का ये आसानी से उपयोग कर लेते हैं। फिर किसी प्रकार का रोग हो जाता है तो टैंकर में, विमान के टैंकर के अंदर भर करके, कीटनाशक भर करके खेत के ऊपर से उड़ा देते हैं, जिसकी वजह से पूरे खेतों के अंदर एक साथ कीटनाशक है वह लग जाता है। तो ऐसे है ये लोग है वह बड़ी मात्रा में है वह फसल उत्पादन करते हैं। फसल का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है लेकिन प्रति हेक्टेयर कम होता है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है लेकिन उसका प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। एक आदमी के पास लगभग 10,000 बीघा का खेत पाया जाता है। 10,000 बीघा के अंदर उत्पादन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है लेकिन उसके अंदर प्रति हेक्टेयर उत्पादन है वह कम मात्रा में देखने को मिलता है। इसका उद्देश्य निर्यात करना, लाभ कमाना इसका उद्देश्य होता है। इनके ही अधिकाधिक उत्पादन करते हैं, मशीनों का अधिक उपयोग करते हैं, फसलों की कटाई करने में, फसलों को है वह मार्केट तक पहुंचाने में मशीनों का अत्यधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है और उसके बाद में है वह विदेशों में निर्यात कर दिया जाता है। यह केवल लाभ कमाने से की जाने वाली कृषि है। इसमें लाभ को ही है वह अधिक महत्व दिया जाता है। ऐसे ही एक कृषि का स्वरूप है बाजारीय कृषि। बाजारीय कृषि, बाजारीय कृषि नाम से स्पष्ट है, बाजार के आसपास में की जाती है। यानी कि ऐसी कृषि है वह महानगरों के आसपास के भागों में की जाती है। महानगर के चारों तरफ ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो कृषि की जाती है उसको बाजारी कृषि है वह कहा जाता है। मुख्यतः दूध, फल, फूल, सब्जियों की कृषि है वह की जाती है, जिसमें गांवों में उत्पादन करके और गाड़ियों में भर करके महानगरों को पहुंचा दी जाती हैं। तो ऐसी कृषि बाजारी कृषि के नाम से जानी जाती है। यह भी एक मॉडर्न कृषि है, आधुनिक कृषि है। उन्नत खाद, बीज, दवाइयाँ, मशीनों का अत्यधिक उपयोग है वह किया जाता है। वैज्ञानिक प्रविधियों का उपयोग किया जाता है, वैज्ञानिक तकनीकी का उपयोग करके और बाजारी कृषि के अंदर ज़्यादा उत्पादन करके उसी महानगर के अंदर पहुंचा दी जाती हैं। तो ऐसे है वह दूध, फल, फूल, सब्जियों की है वह कृषि की जाती है। इसको भूमध्य सागरीय कृषि के नाम से भी जाना जाता है। भूमध्य सागरीय कृषि, यूरोप के अंदर भूमध्य सागर के आसपास के भागों के अंदर यह कृषि अत्यधिक होती है। यहाँ से उत्पादन करके और यूरोप को, महानगरों को पहुँचा दी जाती है। यहाँ पर कैलिफोर्निया है तो कैलिफोर्निया में उत्पादन करके और कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के महानगरों को है वह यह इस कृषि से फल, फूल, सब्जियों की आपूर्ति की जाती है। ऐसी कृषि में मुख्यतः है वह खट्टे फलों की कृषि अत्यधिक मात्रा में होती है। खट्टे फलों की कृषि है जैसे नींबू है, संतरा है, नारंगी है, अंगूर है, सेब है, इनका उत्पादन करके और फिर मार्केट के अंदर उपलब्ध करवाई जाती हैं। यह लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाने वाली कृषि है। इससे अधिकाधिक लाभ है वह उपलब्ध करवाया जाता है। इसी में एक शामिल है जिसको ट्रक फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। ट्रक फार्मिंग, ट्रक फार्मिंग भी इसी कृषि का नाम है, बाजारी कृषि का ही नाम है। जिसमें जैसे मान लीजिए यहाँ पर महानगर है, महानगर से दूर किसी उपयोगी स्थान पर, उपयोगी स्थान जहाँ पर मिट्टी अच्छी है, मीठा पानी है, वहाँ पर ऐसे भागों के अंदर कृषि की जाती है और कृषि करके और गाड़ियों के अंदर भर करके और महानगर को है वह पहुंचा दी जाती हैं। तो महानगर के अंदर है वह पहुंचाने के बाद में है वह अधिकाधिक लाभ कमाने के लिए उच्च मूल्यों के ऊपर इसे बेचा जाता है। ट्रकों के द्वारा की जाती है, इस कारण से इसका नाम है वह ट्रक फार्मिंग है कहा जाता है। एसी युक्त गाड़ियों का अत्यधिक मात्रा में उपयोग इसमें किया जाता है। शीत प्रधान जो क्षेत्र हैं, शीत भंडार क्षेत्र हैं, जहाँ पर इनको स्टोर रखा जाता है ताकि फल फूल सब्जियाँ खराब नहीं हो, उन भागों के अंदर है ट्रक फार्मिंग है वह की जाती है। तो ऐसे ही एक कृषि ट्रक फार्मिंग का ही है वह रूप है। ऐसे ही एक कृषि का रूप है डेयरी कृषि। डेयरी कृषि नाम से ही स्पष्ट है, दुग्ध कृषि के नाम से, अर्थात
कृषि के साथ साथ में दूध देने वाले जानवर है वह पाले जाते हैं। गाय, भैंस, बकरी ये है वह दूध देने वाले जानवर है वह पाले जाते हैं। खेत में उत्पादन जो हरा चारा है वह इन जानवरों को खिलाया जाता है और उसके बाद में उसका दूध उत्पादन करके और मंडी तक है वह पहुंचाया जाता है। इसको डेयरी कृषि के नाम से पुकारा जाता है। यह डेयरी कृषि आजकल मॉडर्न रूप ले लिया। मॉडर्न रूप क्या? ऐसे पशुओं की नस्ल सुधार का विशेष अभियान है वह चलाया गया, जिसमें गाय भैंसों की है वह नस्ल है वह सुधार की गई। उन्नत नस्ल वाले जानवर इसमें पाले जाते हैं। जैसे देसी गायें हैं वह 3 से 4 लीटर दूध देती, लेकिन जर्सी गाय, होलिस्टर गाय, रेंडेन गायें हैं वह 40 से 60 लीटर दूध प्रतिदिन है वह देती हैं। तो ऐसे जानवर पाले जाते हैं जो अच्छी नस्ल के जानवर होते हैं, वो पाले जाते हैं और उनसे है वह दूध का उत्पादन करके और बाद में बड़े स्तर पर विदेशों के अंदर निर्यात किया जाता है। इस कृषि के लिए खास बात यह है कि फर्स्ट रूप तो इसमें तकनीकी ही अधिक आवश्यकता होती है। तकनीकी की अधिक आवश्यकता होती है। तकनीकी की इस तरह से, जिस तरह से दूध होता है वह निकालने के बाद में जल्दी खराब हो जाता है, इस कारण से वैज्ञानिक प्रविधियों का उपयोग करते हैं। जैसे इसमें पास्चुराइजेशन प्रक्रिया अपनाते हैं। दूध को पहले 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना, जिससे उसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, और उसके बाद में उसको 4 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करना। तो कोई बैक्टीरिया अगर रह भी जाता है तो वो निष्क्रिय हो जाता है, जिसकी वजह से दूध 3 से 4 दिन तक खराब नहीं होता और ऐसे दूध को है वह दूर तक है वह सप्लाई की जा सकती है। तो ऐसी इस तरह की वैज्ञानिक प्रविधियों का उपयोग है वह इसमें किया जाता है। दूसरा, अगर मान लीजिए दूध की खपत नहीं हुई तो वो दूध है वह खराब हो जाता है। इस कारण से अपने पास में ऐसी मशीनें और तकनीकी उपलब्ध होनी चाहिए कि उसकी दूसरी चीज़ें बना सकें। जिस तरह से उसका मावा बना दिया, उसका पनीर बना दी, उसकी छाछ बना दी, उससे घी अलग कर दिया, या उससे पनीर बना दिया, उससे श्रीखंड बना दिया, या फिर अन्य चीज़ें हैं वह बना करके सप्लाई कर दी जाती है। तो ऐसी तकनीकी अपने पास में उपलब्ध होनी चाहिए, जिसके कारण और एक्सेस जो दूध होता है उसका भी सूखा पाउडर बना करके और डिब्बों में पैक करके और महीनों तक है वह, लगभग 6 महीने तक वो दूध है वह काम में लेने योग्य है वह रह जाता है। तो ऐसे है वह उसका वैज्ञानिक प्रविधियां अपने पास में होनी चाहिए, जिससे लंबे समय तक उसका उपयोग किया जा सके। इसमें एक मुख्य बात की आवश्यकता होती है, वह है परिवहन के साधनों की, क्योंकि यह जल्दी खराब होने वाली चीज़ें हैं। इस कारण से तीव्र गति के परिवहन के साधन होने चाहिए। भारत में दुनिया के 8% पशु हैं, लेकिन फिर भी दूध उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, क्योंकि दूध उत्पादन में भारत का पहला स्थान नहीं है। कारण एक तो नस्ल खराब है और दूसरी भारत में परिवहन के साधन कम हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों से है वह दूध सप्लाई नहीं हो पाता, जिसकी वजह से उनको पूर्ण लाभ है वह नहीं प्राप्त होता। यह कृषि, डेयरी कृषि सबसे ज़्यादा है वह ऑस्ट्रेलिया में डेवलपमेंट है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर अधिकाधिक दूध उत्पादन करके लोग विमानों की सहायता से, जेट विमानों में इनको भर करके और यूरोपीय कंट्रीज़ को यह दूध है वह भेजा जाता है, रोज़ सप्लाई किया जाता है। यानी कि ये है वह विमान से भी दूध को है वह सप्लाई कर देते हैं। तो इस कारण से है वह ऑस्ट्रेलिया आज वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा निर्यातक, दूध निर्यातक के रूप में उभर करके सामने आया है। ऐसे ही यहाँ पर एक छोटा सा द्वीप है प्रशांत महासागर में, जिसका नाम है न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड में घास के मैदान पाए जाते हैं, इनको कैंटरबरी घास के मैदान कहते हैं। कैंटरबरी घास के मैदान है, ये छोटी घासों के मैदान है। यहाँ पर दूध देने वाले जो जानवर हैं वह पाले जाते हैं, मॉडर्न तकनीकी से पाले जाते हैं। उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है और यहाँ पर है वह अधिक उत्पादन करके और सीधा पेट्रोल जो पाइपलाइनें होती हैं, पाइपलाइनों से दूध बंदरगाह तक भेजा जाता है। बंदरगाहों से जहाज में भर करके और एशिया के देशों को है वह निर्यात कर देते हैं।
तो ये देश भी है वह दूध उत्पादन में न्यूजीलैंड भी एक प्रमुख देश के रूप में उभर करके सामने आया है। ब्रिटेन के अंदर डेनमार्क है, डेनमार्क देश है। डेनमार्क देश एक महत्वपूर्ण है वह दूध उत्पादक देश है, जिसमें यूरोप के बाज़ारों को है वह दूध की आपूर्ति है वह की जाती है। यहाँ की रेनडेन गायें लगभग 50 लीटर दूध है वह देती हैं। तो ऐसे है वह, यह भी एक प्रमुख देश के रूप में उभर करके सामने आया है। उसके बाद में जो कनाडा है और संयुक्त राज्य अमेरिका में भी प्रमुख दूध उत्पादक क्षेत्र है वह देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से है जो डेयरी कृषि है वह वर्ल्ड लेवल पर उपलब्ध है। इसके अलावा भी आजकल मॉडर्न कृषि के रूप में कृषि के कई रूप है वह सामने आ रहे हैं। जैसे पॉली हाउस होता है, पॉली हाउस होता है जिसमें चारों तरफ से प्लास्टिक से कवर करके और बाद में फसल को जो आवश्यक तापमान और आर्द्रता उपलब्ध कराई जाती है, कृत्रिम रूप से उपलब्ध कराई जाती है, जिससे फसलें जल्दी तैयार हो जाती हैं और मार्केट तक है वह आसानी से पहुंचाई जा सकती हैं। ये भी एक कृषि का है वह मॉडर्न रूप सामने आया है। इसके अलावा आजकल फल फूलों की कृषि भी है वह ज़्यादा उभर करके आई है। यूरोपीय देशों के अंदर यहाँ पर नीदरलैंड देश है, नीदरलैंड के अंदर एक यूकेलिप्टस फूल होता है, यूकेलिप्टस नाम से एक फूल होता है। ये पीला फूल होता है जो लगभग यूरोपीय कंट्रीज में कई देशों के अंदर सप्लाई होता है। तो ऐसे भी है वह फूलों का उत्पादन करके भी विश्व भर में है वह निर्यात किया जाता है। मैं एक बार फिर रिव्यू करता हूँ। स्थायी कृषि, स्थानांतरणशील कृषि में जनसंख्या अधिक होने के कारण लोग स्थायी कृषि में बदल गए। एक ही स्थान पर रह करके और छोटे खेत के ऊपर पुराने साधनों से कृषि करने लगे। इसमें स्थानांतरणशील कृषि से उत्पादन थोड़ा अधिक होता है, लेकिन पुराने साधनों की सहायता से कृषि होने के कारण उत्पादन वास्तविकता से कम होता है और केवल जीवन निर्वहन कृषि है, पुराने तरीक़ों से की जाने वाली कृषि है। गहन निर्वहन कृषि यह भी पुराने तरीक़ों से की जाने वाली कृषि है। मुख्यतः यहाँ पर भूमि कम होती है, जनसंख्या अधिक होती है। यह कृषि गहन निर्वहन कृषि दक्षिण पूर्वी एशिया के जो देश हैं, चीन है, भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, इन देशों में की जाती है। यहाँ परंपरागत साधनों का उपयोग करते हैं, मशीनों का उपयोग कम किया जाता है, तकनीकी का उपयोग कम होता है, परंपरागत बीजों का उपयोग करते हैं, गोबर की खाद का उपयोग करते हैं, या फिर उत्पादन और निर्वहन कृषि के रूप में इसका उत्पादन किया जाता है। इसमें फसल चक्रण अपनाते की बुआई करने के बाद दोबारा से वो फसल बुआई नहीं करते, कोई दूसरी फसल की बुआई करते हैं, फसल चक्रण अपनाया जाता है। मानसून एशिया के अंदर ये कृषि की जाती है, दो प्रकार की होती है। चावल प्रधान, जहाँ 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ मुख्य फसल चावल होती है। जहाँ 100 सेंटीमीटर बारिश होती है वहाँ मुख्य फसल गेहूँ होती है। 100 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है, यानी 50 सेंटीमीटर बारिश होती है, वहाँ पर मुख्य फसल बाजरा होती है और दूसरी फसलें उसके साथ साथ में बोई जाती हैं। रोपण कृषि या बागाती कृषि बड़े बड़े बागानों में की जाती है। यूरोपीय देशों ने इसका डेवलपमेंट किया, अपने उपनिवेश देशों के अंदर बड़े बड़े बागान लगाए। इसमें भूमि अधिक होती है और जनसंख्या भी अधिक होती है। कुशल श्रमिकों का उपयोग किया जाता है, पूंजी, तकनीकी, वैज्ञानिक प्रविधियों का अधिक उपयोग किया जाता है। यह लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है, जिसे विदेशों में निर्यात करते हैं और लाभ कमाते हैं। विस्तृत कृषि, अनाज कृषि शीतोष्ण घास के मैदानों में की जाती है। उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज, दक्षिणी अमेरिका में पम्पास, यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में वेल्स, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास के मैदान हैं और यूरोप और एशिया के अंदर स्टेपीज घास के मैदानों में की जाती है। खेत बड़े होते हैं, विशालकाय खेतों के अंदर की जाती है। खेतों का आकार 250 से लेकर के और 1600 हेक्टेयर तक का खेत होता है। इसमें भूमि अधिक होती है और जनसंख्या कम मात्रा में होती है। इस कारण से ये मशीनों का अत्यधिक उपयोग करते हैं। उन्नत खाद, बीज, दवाइयाँ, मशीनों व वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग अधिक किया जाता है, जिससे वास्तविक उत्पादन का अधिक होता है, प्लस उसके अंदर
प्रति हेक्टेयर उत्पादकता कम होती है। तो ऐसी फसल विशिष्टता पाई जाती है, यानी कि ये एक ही प्रकार की फसल बुआई करते हैं। अमेरिका में कपास पेटी, मक्का पेटी और गेहूं पेटी, विशालकाय पेटियां देखने को मिलते हैं। 200-250 वर्ग किलोमीटर के अंदर एक ही प्रकार की फसलों की बुआई होती है। ये निर्यात अधिक करते हैं, लाभ कमाने के उद्देश्य से कृषि की जाती है। इसके अलावा बाजारी कृषि जिसको भूमध्य सागरीय कृषि के नाम से भी जाना जाता है, बाजार के आसपास के छोटे छोटे गांवों में फल फूल सब्जियां उगा करके बाजार को भेज दी जाती हैं। यह बाजारी कृषि की जाती है। यह भी मॉडर्न कृषि है। उन्नत खाद, बीज, दवाइयाँ या कीटनाशकों का उपयोग अधिक है वह किया जाता है। ट्रक फार्मिंग, बाजार से दूर किसी उपयुक्त स्थान पर, उपयुक्त जलवायु, जहाँ अच्छी जलवायु हो, मीठा पानी अधिक हो, वहाँ पर है वह फल फूल सब्जियाँ उगाकर ट्रकों में भर करके बाजार को पहुँचा दी जाती हैं, जिसको ट्रक फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। डेयरी कृषि एक दुग्ध कृषि है। विकसित देशों के अंदर है वह की जाती है। इसके लिए उन्नत नस्ल के जानवरों की आवश्यकता होती है, वैज्ञानिक प्रविधियों की आवश्यकता होती है, और ये अधिकाधिक निर्यात के लिए परिवहन के साधनों की अधिक आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा है वह पॉली हाउस या फलों की कृषि। ये है वह कृषि का मॉडर्न रूप है, जिसमें वही उन्नत बीज, खाद, दवाइयों का अधिक उपयोग करके, कुशल श्रमिकों का अधिक उपयोग करके और विदेशों के अंदर निर्यात करके ऊपर बल दिया जाता है। ऐसे ही कृषि का ठीक है। थैंक यू।